जय हिंद आप सभी को। माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा जीके जीएस। आज के वीडियो हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का फुल एनालिसिस करेंगे। जीके जीएस का सिर्फ जीके जीएस का ही क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, करंट अफेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1-2 साल पहले का करंट अफेयर 2018 का ही करंट अफेयर पूछा गया। अब जो पूछा जाएगा 19-20 का करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो इसलिए 19-20 का करंट अफेयर देखें बेटर रहेगा। एक टॉपिक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से किस दर पर वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से ऋण उधार लेती है? तो ऑप्शन नंबर ए रेपो दर, ऑप्शन बी रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन सी नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, ऑप्शन डी वैधानिक तरलता अनुपात। क्वेश्चन बोला गया है वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण जो उधार लेती है किस दर पे लेती है? इस दर को क्या कहते हैं? जिस दर पे आरबीआई वाणिज्य बैंक को ऋण देती है वो दर क्या है? उसे रेपो दर कहते हैं। रेपो दर किसे कहते हैं? वाणिज्य बैंक निधियों की कमी के मामले में जिस दर पर आरबीआई से धन लेती है, ऋण उधार लेती है, उसे रेपो दर कहते हैं। आइए रेपो रेट सभी को समझते हैं। रेपो दर वाणिज्य बैंक कुछ समय के लिए आरबीआई से जिस दर पर ऋण लेती है उसे रेपो दर कहते हैं। अब रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई जिस दर पर वाणिज्य बैंक से ऋण प्राप्त करती है या करता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। याद रखिएगा, जो रेपो दर रिवर्स रेपो दर आप समझ गए। जो वाणिज्य बैंक आरबीआई से जब ऋण लेगा तो रेपो दर कहलाएगा। रिवर्स यानी कि आरबीआई रिटर्न रुपया माने बैंक से रिटर्न मांगेगा, कुछ टाइम के लिए भारतीय वाणिज्य बैंक से ऋण उधार ले लेती है, प्राप्त करते उसे रेपो दर कहते हैं। तो रेपो दर यानी कि आरबीआई जब किसी बैंक से पैसा लेगा तो मान लीजिए रेपो दर पर वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण प्राप्त किया यानी कि 2.5% पे आरबीआई बैंक को लोन दिया यानी ऋण दिया। तो जब आरबीआई रिवर्स के रूप में पैसा मांगेगा यानी ऋण मांगेगा बैंक से, तो फिर 2.5 पर तो देगा नहीं वाणिज्य बैंक, तो इसलिए तो वो कितने पे देगा? तो हो सकता है वो 2.8 पे दे या 3.0 पे दे, या जब भी देगा इतना 2.5 से ज़्यादा पर देगा। क्यों? क्योंकि कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। रिवर्स रेपो दर यानी रिवर्स बैंक जो है आरबीआई रिजर्व बैंक जो है वाणिज्य बैंक से जब भी ऋण लेगा तो कुछ ज़्यादा परसेंटेज पे ले, क्योंकि ये ऑलरेडी ऋण लिए हुए हैं। वही पैसा को रिटर्न करने के लिए बोला जाता है जब मार्केट में पैसा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हर हमेशा रेपो दर रिवर्स रेपो दर रेट से कम रहेगा, यानी कि रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा रहना चाहिए। आइए नेक्स्ट, नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, करेंसी रिजर्व रेशियो, किसी वाणिज्य बैंक के कुल जमा राशि का कुछ भाग रिजर्व बैंक अपने पास अनिवार्य रूप से जमा रखती है, उसे सीआरआर बोलते हैं। यानी कि बैंक जो वाणिज्य बैंक है इसके पास 100 रुपया है, तो आरबीआई बोलते हैं कुछ रुपया हमारे पास जमा रखिए बॉन्ड के रूप में। जो आप भाग जाइएगा, बैंक बंद हो जाएगा, तो यही बॉन्ड के रूप में जो रुपया रहेगा उसको हम आपके ग्राहक को मैं दूंगा। तो इसलिए बोलता है बॉन्ड के रूप में जो जमा करवाती है राशि, तो वो वाणिज्य बैंक कुल जमा का राशि का कुछ भाग यानी कि 100 रुपया है तो इसका 20% भाग 20 रुपया ये अपने पास जमा रख लेगा वित्तीय संकट को निपटने के लिए। आइए नेक्स्ट समझते हैं सीआर नोट। जिस बैंक की सीआरआर जितनी अधिक होती है उस बैंक का साख सृजन क्षमता उतनी कम होती है। यानी कि मान लीजिए आपको किसी से आप कर्ज लेने जाते हैं, वो बोले जो आपको गहना के रूप में कोई जेवर रखिए या कोई सोना चांदी हमको गिरवी रखिए तब हम आपको ऋण देंगे। यानी कि आपको साख सृजन, उसको व्यक्ति को आप पे विश्वास नहीं है, इसलिए जितनी ज़्यादा रकम को आपके यहाँ रखवाएगा वो अपने यहाँ रखवाएगा, यानी कि उतना कम आपका साख सृजन क्षमता है। यही चीज़ कहना ही चाहता है। जिस बैंक की सीआरआर जितनी अधिक होगी
उस बैंक की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होगी। वैधानिक तरलता अनुपात समझते हैं। वाणिज्य बैंक को एक निश्चित अनुपात में तरल संपत्ति, ऋण, विदेशी मुद्रा, सोना का भंडारण रिजर्व बैंक अपने पास जमा रखने के लिए कहता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बैंक को वित्तीय संकट का सामना करने हेतु या निपटने के लिए किया जाता है। उसे वैधानिक तरलता अनुपात कहते हैं। अब ये समझिए, यानी कि विदेशी मुद्रा डॉलर को या सोना चांदी, सोना जो हुआ, आरबीआई बोलती है हमारे पास रखिए। जब आप बैंक वित्तीय घाटे से सामना करेंगे, यानी कि वित्तीय घाटा, यानी कि बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा, तो हम इसी पे आपको ऋण देंगे, इसी को आपको ऋण देंगे, माने डॉलर जो है उसको पैसा में कन्वर्ट करके आपको हम इंडियन रुपया, इंडियन करेंसी आपको दे दिया जाएगा। इसके रूप में नोट पढ़िए, SLR के रूप में जो भी धन वाणिज्य बैंक आरबीआई के पास रखती है उस पर ब्याज भी रिटर्न के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी कि सोना चांदी जो भी आप रखिएगा, आरबीआई अपने पास रखेगा, उस पर ब्याज के रूप में रिटर्न देगा। लेकिन CRR, कैश रिजर्व करेंसी रिजर्व रेशियो जो है, इसमें जो धनराशि रखा जाता है, किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? सराय घाट की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1671, ऑप्शन बी 1652, ऑप्शन सी 1635, ऑप्शन डी 1642। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सराय घाट की लड़ाई कब हुई थी? 1671 ईस्वी में। सराय घाट की लड़ाई कब, कहाँ, किसके बीच हुआ था और किसकी विजय हुई? तो सराय घाट का युद्ध 1671 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी, जो सराय घाट गुवाहाटी में, असम जिला थी, असम राज्य के गुवाहाटी जिला है, गुवाहाटी जिले में ही सराय घाट है, असम में लड़ा गया। मुगल साम्राज्य राजा राम सिंह प्रथम के नेतृत्व में एवं ओहम साम्राज्य जो है लालची बोड़फुकन के नेतृत्व में लड़ा गया था। सराय घाट की युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो मुगल साम्राज्य एवं ओहम साम्राज्य के बीच। जिसका विजय किसका हुआ? तो ओहम साम्राज्य, या व्यक्तिगत नाम दिया जाए तो लालजी बोड़फुकन के नेतृत्व में, यानी कि विजय हुई थी। व्यक्तिगत नाम रहेगा तो लालजी बोड़फुकन का, या साम्राज्य का नाम रहेगा तो ओहम साम्राज्य का विजय हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। खसरा बीमारी किसके कारण होता है? खसरा जो बीमारी है किसके कारण होता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, वायरस। और ऑप्शन ए जो है कवक से दम्मा, गाज, गंजापन, दाद, ये सब जो बीमारी है, दाद, खाज, दम्मा या गंजापन, ये 4 बीमारी जो है ये कवक से होता है। और बैक्टीरिया से होने वाला टिटनेस, हैजा और क्षय रोग जो है ये बैक्टीरिया से होता है। टिटनेस, हैजा, क्षय रोग ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। और प्रोटोजोआ से, ये जो है ऑप्शन नंबर डी प्रोटोजोआ से मलेरिया, पायरिया, पेचिस, कालाजर, ये सभी जो है ये प्रोटोजोआ से होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रेल बजट को कब केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था? रेलवे बजट को कब केंद्रीय बजट में शामिल किया गया था? ऑप्शन नंबर ए, ये जो गलत लिखा गया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और डी जो है। तो ऑप्शन ए 2017-18, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 2000। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2017-18। और ऑप्शन बी जो है 1924 में पहली बार रेलवे बजट को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश किया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कब पेश किया गया था? 1924 में। और 1994 जो है वो रेलवे बजट को फर्स्ट बार टीवी पर प्रसारण किया गया था। टीवी पर प्रसारण कब किया गया था रेलवे बजट को? 1994 में। और ऑप्शन डी जो है 2000 में प्रथम महिला रेल मंत्री बनी थी जो ममता बनर्जी बनी थी। कब बनी थी? 2000 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाई जाती है? स्टिल्ट पर आगे हम फिगर से समझेंगे स्टिल्ट है क्या।
ऑप्शन नंबर ए बाढ़ और वन्य जीवों के खतरा से बचने के लिए, ऑप्शन बी भारी सूखों की खतरा से बचने के लिए, ऑप्शन सी अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों से खतरा से बचने के लिए, ऑप्शन डी प्रदूषण की खतरा से बचने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाढ़ और वन्य जीवों का खतरा से बचने के लिए। आइए हम लोग फिगर से समझते हैं। यही है स्टिल्ट, इसमें नहीं, इसमें समझिए। स्टिल्ट ने खंभों पे घर बनाए जाते हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो नीचे से पानी चला जाए और घर को भी नुकसान ना पहुंचे। ये देखिए खंभे पे बनाई गई है। ये कंक्रीट की भी होती है, पीछे जो हम लोग कंक्रीट पे भी देखे हैं, ये कंक्रीट के भी बनाए जाते हैं। नीचे पानी रहे या कोई जंगली जानवर भी आए तो अपना निकल जाए, इसलिए ये स्टिल्ट या पाइल हाउस भी बोला जाता है इसको। पाइल हाउस, लेक हाउस, 3 नाम है, स्टिल्ट, पाइल हाउस या लेक हाउस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजवाड़ी के अखंड खंडहर, राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। राजवाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो नागालैंड में। ऑप्शन जी जो कर्नाटक, सी पे चर्चा करते हैं कर्नाटक पे। हम्पी के खंडहर कहाँ है? तो कर्नाटक में। और अभी यहीं पीछे देखें हम, पाइल हाउस, लेक हाउस या स्टिल्ट हाउस कहाँ बनाई जाती है, किस राज्य से संबंधित है? वो असम से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर चलते हैं। जब संविधान को अपनाया गया था तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? यानी क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जो मूल संविधान में अनुसूचियाँ की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 8। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 8। और ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी, ये वर्तमान समय में भारतीय संविधान में अनुसूची की संख्या 12 है। और ऑप्शन सी और ऑप्शन बी मूल संविधान में भागों की संख्या, भारतीय मूल संविधान में भागों की संख्या कुल कितनी है? तो 22। और वर्तमान में कितनी है? तो 25। ये समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? किस तरह के जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए गर्म और नम, ऑप्शन बी शुष्क और धूल भरा, ऑप्शन सी बहुत ठंडा मौसम, ऑप्शन डी शुष्क और वर्षा वाली मौसम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गर्म और नम। यानी कि चाय के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु जो है वो हो जाएगा गर्म और नम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 9 नंबर क्वेश्चन है। गेंडा के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? गेंडे के सींग और मानव बाल में मौजूद संरचनात्मक प्रोटीन का नाम क्या है? ऑप्शन ए मेलानिन, ऑप्शन बी इनामेल, ऑप्शन सी केराटिन, ऑप्शन डी कैल्शियम फॉस्फेट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केराटिन। ये देखिए गेंडा का सींग या मानव का बाल, एक और चीज़ जोड़ लीजिए, मानव का नाखून जो होता है या सींग, जितने भी जानवर के सींग होते हैं, गेंडा के सींग ही नहीं, जितने भी सींग होते हैं सभी केराटिन के बने होते हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए मेलानिन जो है, मेलानिन एक पिगमेंट है, वर्णक है, जो त्वचा का रंग देने वाली वर्णक है। त्वचा काला या वाइट जो होता है वह मेलानिन के कारण, जितना ज़्यादा मेलानिन रहेगा उतना ज़्यादा ब्लैक चमड़ा होगा या ब्लैक स्किन होगा। और इनामेल जो है ये दांत में पाया जाता है। दांत जो सफ़ेद दिखाई देता है वो किसके कारण? इनामेल के कारण दिखाई देता है। लेकिन दांत बना किसका होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का। एक चीज़ याद रखिएगा ध्यान से, कैल्शियम फॉस्फेट का दांत बना होता और दांत सफ़ेद दिखाई देता है इनामेल के कारण। मेलानिन के कारण, मेलानिन एक प्रकार का पिगमेंट है जो जिसके कारण त्वचा सांवला या गोरापन दिखाई देता है। और केराटिन ये गेंडा के सींग या मानव का बाल बना होता है। आइए नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। मार्शल आर्ट यांगटा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यांगटा जो है मार्शल आर्ट
थांगटा किस राज्य से संबंधित है? तो थांगटा ये जो है, ये सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हाल ही में हुआ है, होने वाला है या होगा, ये खेलो इंडिया यूथ गेम जो हुआ उसमें 4 गो खेल को जोड़ा गया था। वही खेल में से एक खेल ये है थांगटा। आगे हम समझेंगे, सभी राज्य से संबंधित हम बताएंगे कौन कहाँ से संबंधित है। वो चारों, मलखम भी है, केरल का भी एक है। तो आइए समझते हैं। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। थांगटा जो है वो मणिपुर से मार्शल आर्ट संबंधित है। ऑप्शन, अब वो चारों समझते हैं, चारों कौन कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो है, बी जो है केरला से कलाड़ी पट्टा जो है, केलाड़ी पट्टा ये केरल राज्य से संबंधित है। और मलखम जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। और एक ठो पंजाब से है गतका जो है, गतका ये पंजाब से। ये 4 जो स्वदेशी खेल जो है, इसको खेलो इंडिया यूथ गेम्स को प्रोत्साहन शामिल किया गया, क्योंकि ये स्वदेशी खेल, इसको प्रोत्साहन देने के लिए, लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से ये चारों खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया गया। तो समझ गए। ऑप्शन ए जो मणिपुर से है, मणिपुर से थांगटा है, और केरल से कलाड़ी पट्टा, और मध्य प्रदेश से मलखम एक खंभे पे, और जितने भी खिलाड़ी रहते हैं वो कला को प्रदर्शित करते हैं एक खंभे पे, मलखम। और पंजाब से गतका जो है खेल संबंधित पंजाब से। ये चारों खेलो इंडिया यूथ गेम से स्वदेशी खेल को प्रोत्साहन देने के लिए शामिल किया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्शल आर्ट डोम्बे, 11 नंबर क्वेश्चन। मार्शल आर्ट डोम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? महाद्वीप यानी कि जैसे अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये सभी महाद्वीप है। और तो मार्शल आर्ट डोम्बे किस महाद्वीप से संबंधित है? ऑप्शन ए अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन बी यूरोप महाद्वीप, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑप्शन डी अमेरिका महाद्वीप। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए लवणीकरण, ऑप्शन बी किण्वन, ऑप्शन सी अनुमापन, ऑप्शन डी संयोजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किण्वन द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हाट उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। और ऑप्शन ए जो राजस्थान का ऊँट जो होता है, ऊँट मेला या पुष्कर मेला के नाम से जाना जाता है। पुष्कर महोत्सव ऊँट खरीद बिक्री के लिए किया जाता है। पुष्कर मेला जो संबंधित है वो ऊँटों की खरीद बिक्री से संबंधित है। वो किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। और बिहार का है सोनपुर मेला, जिसे हरियर छत्तर के नाम से जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है बिहार में, सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में, जिसे हरियर छत्तर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। भगोरिया हाट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश। राजस्थान का पुष्कर मेला या पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राजस्थान। किससे संबंधित है? ऊँटों की खरीद बिक्री से। और बिहार का सोनपुर जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, सोनपुर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा, ऑप्शन डी सलमान रश्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह। ऑप्शन ए पे जो है रस्किन बॉन्ड है। दिल्ली इज नॉट फॉर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। और अरविंद अडिगा जो है ऑप्शन नंबर सी व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा। और सलमान रश्दी जो है सबसे फेमस पुस्तक इनका है वो मिडनाइट चिल्ड्रेन। पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रश्दी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? भारत में
एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम से ही एकल नागरिकता की अवधारणा लिया गया है। ऑप्शन ए जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया। ऑप्शन बी जो है रूस, ये मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिया गया। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, राज्य के नीति निर्देशक, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 ना, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलान पूर्वी ढलानों की तुलना में अधिक घने जंगलों से ढकी हुई है, क्यों? ऑप्शन ए अधिक वर्षा होने के कारण, ऑप्शन बी कम वर्षा होने के कारण, ऑप्शन सी अधिक प्रकाश पड़ने के कारण, ऑप्शन सी कम प्रकाश पड़ने के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिक वर्षा होने के कारण। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ये पश्चिमी घाट हुआ, ये पश्चिमी घाट का ये पश्चिमी भाग और इसी घाट का पूर्वी घाट जो है घने जंगल पश्चिमी घाट में क्यों है? क्योंकि इधर से मानसून से जब दक्षिण पश्चिम मानसून जब चलती है तो यहाँ से चलते यहाँ पे जो छोटे छोटे पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ है, इस सबसे टकरा के इस साइड में ही बारिश होती है। इधर ने जब बारिश का जो वो जलवायु है इधर नहीं आ पाने के कारण इधर वर्षा नहीं हो पाती है, जिससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा इसी साइड में वर्षा होती है, इसी पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग में ही वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ घने जंगल होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने गर्भाधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी, जिसे PNDT के नाम से जाना जाता है, यह अधिनियम कब पारित हुआ? यानी कि कन्या भ्रूण हत्या, यानी कि आप गर्भाधारण या प्रसव के दौरान किसी भी प्रकार का परीक्षण नहीं करवा सकते हैं, तकनीकी का परीक्षण नहीं करवा, माने कि आप लिंग निर्धारण नहीं कर सकते कि कन्या है या लड़का है या लड़की, इसका निर्धारण ये सरकार अमान्य कर दिया, आप नहीं ये परीक्षण करवा सकते हैं। इसे PNDT के नाम से जाना जाता है, यह अधिनियम जो है PNDT के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी 1992। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1994। PNDT कब लागू हुआ? 1994 में। विद्युत बल्ब, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी टंगस्टन, ऑप्शन डी प्लेटिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य विदेशिया किस राज्य से संबंधित है? विदेशिया लोक नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी पंजाब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। विदेशिया लोक नृत्य जो है ये बिहार में मनाया जाता है और प्रचलित है। और ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का नौटंकी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। गुजरात का दो है डांडिया और गरबा। और ऑप्शन सी जो है डी जो है पंजाब से भांगड़ा और झूमर किस राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य पंजाब से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 के, भगवान महावीर की शिक्षा के संकलन को क्या कहा जाता है? भगवान महावीर की जिस शिक्षा था जो दिए थे वो संकलन इकट्ठा जो किया गया वो किस पुस्तक में किया, किस नाम से जाना? ऑप्शन ए त्रिपिटक में, ऑप्शन बी आगम सूत्र में, ऑप्शन सी अवेस्ता में, ऑप्शन डी श्रुति सूत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आगम सूत्र। ऑप्शन बी जो है आगम सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षा का संकलन को इकट्ठा किया गया। और ऑप्शन ए जो है त्रिपिटक गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए थे इसका संग्रह त्रिपिटक में मिलता है। गौतम बुद्ध का उपदेश का संग्रह किस में मिलता है? त्रिपिटक में। लेकिन महावीर के शिक्षा का किस में मिलता है? तो इस आगम सूत्र में। और अवेस्ता जो है ये पारसी धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है। पारसी धर्म से संबंधित ग्रंथ पवित्र ग्रंथ कौन सा है? वो अवेस्ता है। और हिंदू धर्म के धर्म ग्रंथ है श्रुति सूत्र, ये हिंदू धर्म ग्रंथ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन है, सामुदायिक बाजार को किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है?
सामुदायिक बाजार को, ऑप्शन ए एनएससी, ऑप्शन बी सेबी, ऑप्शन सी बीएससी, ऑप्शन बी आरबीआई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेबी, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी। इसका हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, और एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन है? ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोरारजी देसाई। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा, पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो निशाने पाकिस्तान। निशाने पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इंडिया का भारत रत्न। ये दोनों पाने वाले नेता कौन है? मोरारजी देसाई। इसी तरह क्वेश्चन समाप्त हुआ। एक चीज़ याद रखिए, कुछ लोग बोलते हैं ग्रुप डी का सेट डालिए, एसएससी जीडी का डालिए, लेकिन मैं बोलता हूँ सीबीटी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जितने भी होते हैं, इसका कंडक्ट टीसीएस द्वारा किया जाता है। टीसीएस द्वारा किया जाता है। टीसीएस जितने भी क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते हैं, सभी क्वेश्चन का ये लेवल एक जैसा ही रखता है, लेकिन उसमें ये ध्यान दिया जाता है, ये टीसीएस एक चीज़ ध्यान देता है, कौन टेक्निकल एग्ज़ाम है, कौन नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है। जैसे एसएससी जीडी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम है, कोई इसमें टेक्निक का ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसमें टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और एनटीपीसी जो अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है, एनटीपीसी, ये टेक्निकल एग्ज़ाम हो लिया गया, इसमें टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलेगा। या ग्रुप डी में तो मैं यही रिकमेंड बोलेंगे, जो सीबीटी जितने भी एग्ज़ाम है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको मिले, जहाँ से मिले, जिस क्षेत्र जिसका भी मिले, सभी को पढ़िए, क्योंकि सभी का कंडक्ट ये टीसीएस के द्वारा ही किया जाता है, कोई दूसरा कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो आप लोग के लिए अच्छा रहेगा जो टीसीएस का क्वेश्चन, सीबीटी जितने भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहे हैं, सभी का क्वेश्चन पढ़िए। ये मत सोचिए ये ग्रुप डी का है, ये मत सोचिए ये एसएससी जीडी का है, सभी एक है। जो भगवान महावीर की शिक्षा का संकलन जो किया गया है, ये कोई ग्रुप डी के लिए पूछने लायक नहीं, एसएससी जीडी के लिए, ये सभी में पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, टेक्निकल क्वेश्चन जब आएगी तो वो डिपेंड करता है किस क्षेत्र का है। तो इसलिए टीसीएस जो ये इतना समझदार है, इतना समझते हैं, जो टेक्निकल क्वेश्चन टेक्निकल वालों को ही पूछा जाए, नॉन टेक्निकल वालों को नहीं पूछा जाए। ये फ़ायदेमंद है, ये चीज़ आपको डिसाइड करना है कौन टेक्निकल है, कौन नॉन टेक्निकल है। चलिए, इसी प्रकार सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ शेयर भी करिए और कमेंट भी करिए।